अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने फेज 3 को कवर किया था जिसके एंड पे फाइनली एंजल ने टेस से लव कन्फेस कर दिया था। इस वीडियो में हम फेज 4 को कवर करेंगे जिसका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 25 से। तो कन्फेशन के बाद एंजल उस रात बिल्कुल रेस्टलेस होता है। वो डेयरी के बाहर अकेला बैठकर अपनी फीलिंग्स के बारे में सोच रहा होता है। हार्डी यहाँ वेदर को एंजल के इमोशनल स्टेट के साथ कनेक्ट करता है। सर्टी नाइट और इंटेंस हीट उसके अंदर की कंफ्यूजन और इमोशनल स्ट्रगल को सिंबलाइज करती है। एंजल रियलाइज करता है कि टेल्पुथेस अब सिर्फ एक डेयरी फार्म नहीं रहा जहाँ वो फार्मिंग सीखने आया था। टेस्ट की वजह से ये प्लेस उसके लिए इमोशनली मीनिंगफुल बन चुकी है। हार्डी यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया प्रेजेंट करता है। वो कहता है किसी इंसान की वैल्यू उसके सोशल स्टेटस से डिसाइड नहीं होती। हर इंसान की लाइफ और उसके इमोशंस इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए एंजल ये फील करता है कि टेस्ट कोई ऑर्डिनरी मिल्कमेड नहीं है जिसके इमोशंस को इग्नोर कर दिया जाए। यहाँ पे वो बात करते हैं टेस्ट वाज नो इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर टू ट्राई विद एंड डिसमिस। इससे हमें पता चलता है कि एंजल टेस्ट को सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से नहीं देख रहा। वो समझता है कि टेस्ट की फीलिंग जेन्युइन है और उनके साथ रिस्पॉन्सिबली डील करना उसकी ड्यूटी है। एंजल अभी भी कंफ्यूज है। एक तरफ उसका लव है और दूसरी तरफ फैमिली और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि कुछ दिन के लिए टेल्पुथेस से दूर रहना बेटर होगा। वो एमिस्टर अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। जब डेयरी मेट्स को पता चलता है तो मैरियन, रेटी, इस और टेस सब अंदर से अपसेट हो जाती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि सिर्फ टेस ही नहीं बाकी गर्ल्स हैं उनके लिए भी एंजल काफी इंपॉर्टेंट है। सफर के दौरान एंजल के माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा होता है, क्या मुझे टेस से मैरिज कर लेनी चाहिए। उसे अपने पेरेंट्स का रिएक्शन भी कंसर्न करता है और ये भी कि फ्यूचर में क्या ये डिसीजन सक्सेसफुल होगा। एमिस्टर पहुंचकर हार्डी हमें एंजल की फैमिली इंट्रोड्यूस करवाता है। उसके फादर रेवरेंड क्लेयर एक सिंसियर लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट इवेंजलिकल क्लर्जीमैन है। रिलीजन उनकी लाइफ का सेंटर है। एंजल के दोनों ब्रदर्स जो हैं वो भी एजुकेटेड क्लर्जीमैन हैं और ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करते हैं। हार्डी यहाँ एंजल और उसकी फैमिली का कंट्रास्ट शो करता है। फैमिली के लिए रिलीजन और सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, जबकि एंजल कैरेक्टर, ह्यूमैनिटी और प्रैक्टिकल लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। टेल्पुथेस की सिंपल लाइफ ने एंजल की पर्सनैलिटी को भी काफी चेंज कर दिया है। अब उसकी थिंकिंग पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल और इंडिपेंडेंट हो चुकी है। नेक्स्ट 26 चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें एंजल फाइनली अपने फादर के सामने मैरिज डिस्कस करता है। वो इनडायरेक्टली पूछता है एक सक्सेसफुल फार्मर के लिए किस टाइप की वाइफ बेस्ट होगी। फादर का सिंपल आंसर होता है अ ट्रूली क्रिश्चियन वुमन। लेकिन एंजल पोलाइटली एक्सप्लेन करता है कि एक फार्मर की वाइफ सिर्फ रिलीजियस होना काफी तो नहीं है ना, उसे फार्मिंग भी आनी चाहिए क्योंकि वो हस्बैंड की रियल पार्टनर होती है। यहाँ एंजल एक्चुअली टेस्ट की बात कर रहा होता है। वो टेस्ट को हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, ग्रेसफुल और ऑनेस्ट गर्ल डिस्क्राइब करता है। जब पेरेंट्स को पता चलता है कि टेस्ट एक कॉटेजर्स डॉटर है तो नेचुरली वो हेजिटेट करते हैं। उनकी फर्स्ट चॉइस मर्सी चैंट है जो एजुकेटेड और रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करती है और इसकी कजन एंजल की कजन भी होती है। लेकिन एंजल सोशल क्लास को इंपॉर्टेंस नहीं देता। वो कहता है शी इज अ लेडी नेवरदलेस इन फीलिंग एंड नेचर। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डी का मैसेज क्लियर है कि रियल नोबिलिटी फैमिली बैकग्राउंड से नहीं कैरेक्टर से होती है। एंजल के पेरेंट्स फाइनली कहते हैं कि वो उस लड़की से मिलना चाहेंगे तो ये एंजल के लिए पॉजिटिव साइन होता है। चैप्टर के एंड में एक और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है। एंजल के फादर एक यंग मैन डर्बरविल का जिक्र करते हैं जिसने उनकी इंसल्ट की थी। अब रीडर्स को पता चल जाता है कि ये एलेक डर्बरविल है और हार्डी यहाँ फॉर शेडोइंग यूज करता है। ये हिंट है कि एलेक की एंट्री अब दोबारा होने वाली है जो टेस और एंजल की लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगी। और यहीं पे चैप्टर 26 जो है वो एंड होता है। चैप्टर 27 के स्टार्ट में एंजल टेल्पुथेस वापस आ जाता है। हार्डी डिस्क्राइब करता है कि वापस आते ही एंजल को महसूस होता है कि टेल्पुथेस ही उसका रियल होम बन गया है। जब एंजल डेयरी हाउस में एंटर करता है तो उसकी मुलाकात सबसे पहले टेस से होती है। दोनों कुछ इमोशनल मोमेंट्स शेयर करते हैं और मिलकर स्कीमिंग का काम करते हैं। इसी दौरान एंजल बिना किसी हेजिटेशन के टेस को प्रपोज कर देता है। वो बहुत प्रैक्टिकल वे में कहता है कि एक फार्मर को ऐसी वाइफ चाहिए जो फार्मिंग को समझती हो। विल यू बी दैट वुमन टेसी। ये एंजल का डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल है, लेकिन प्रपोजल सुनते ही टेस बिल्कुल अपसेट हो जाती है और फौरन मना कर देती है। ओह मिस्टर क्लेयर, I cannot be your wife. I cannot be. नोटिस कीजिए टेस एंजल से लव करती है। वो ये भी एडमिट करती है would rather be yours than anybody's in the world. लेकिन फिर भी वो मैरिज रिजेक्ट कर देती है। क्वेश्चन है why? रीजन ये नहीं है कि वो एंजल से लव नहीं करती। रियल रीजन उसका पास्ट है। उसे लगता है कि अगर एंजल को उसकी प्रीवियस लाइफ के बारे में पता चल गया तो वो हर्ट होगा। इसी वेट की वजह से टेस खुद को एंजल के लाइक नहीं समझती। एंजल रिपीटेडली उसे कन्विंस करता है कि उसके पेरेंट्स सिंपल लोग हैं और सोशल क्लास उनके लिए इशू नहीं होगी। लेकिन टेस अपनी रियलिटी जानती है, इसीलिए वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाती। चैप्टर के एंड में एंजल कैजुअली अपने फादर और ट्रेंटिस का इंसिडेंट बताता है। जब टेस सुनती है कि एंजल के फादर की इंसल्ट एक यंग डर्बरविल ने की थी तो उसका पास्ट फिर से उसके सामने आ जाता है और ये सीन टेस के इनर ट्रॉमा को दोबारा अवेकन करता है। अब चैप्टर 27 जो है वो एंड होता है और 28 चैप्टर के स्टार्ट में एंजल टेस्ट के रिफ्यूजल को फाइनल आंसर नहीं मानता। उसे लगता है कि शायद टेस्ट सिर्फ शर्मा रही है या टाइम चाहती है। एंजल दोबारा टेस्ट से बात करता है और पूछता है व्हाई डू यू कीप रिफ्यूजिंग मी। टेस्ट फिर वही जवाब देती है कि वो एंजल के लायक नहीं है और उसकी फैमिली कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन एंजल के लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, उसके लिए टेस्ट का कैरेक्टर और पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। चीज मेकिंग के दौरान दोनों फिर अकेले होते हैं। एंजल एक बार फिर टेस्ट से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी वाइफ बन जाए। इस बार टेस्ट इमोशनली बहुत वीक पड़ जाती है। वो फाइनली कहती है कि वो एंजल को सब कुछ बताना चाहती है। आई विल टेल यू माई
एक्सपीरियंस, ऑल अबाउट माई सेल्फ, ऑल। ये चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। यहाँ टेस डिसाइड करती है कि मैरिज से पहले वो एंजल को अपना कंप्लीट पास्ट बता देगी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। एक तरफ उसका कंसाइंस है जो उसे सच बताने के लिए फोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ उसका लव है जो कहता है कि एंजल को शायद तुम लूज कर दो। हार्डी लिखता है कि टेस की लाइफ इस वक्त पॉजिटिव प्लेयर और पॉजिटिव पेन का कॉम्बिनेशन बन चुकी है, यानी वो एक ही वक्त में सबसे ज्यादा खुश भी है और सबसे ज्यादा परेशान भी है। चैप्टर के एंड तक टेस ऑलमोस्ट डिसाइड कर लेती है कि वो एंजल का प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन उसका सबसे बड़ा फियर अब भी वही है, अगर एंजल को मेरा पास पता चल गया तो क्या होगा। इसी क्वेश्चन के साथ चैप्टर जो है वो एंड होता है। अब स्टार्ट होता है चैप्टर 29। चैप्टर के स्टार्ट में ब्रेकफास्ट सीन हो रहा होता है। सब डेयरी वर्कर्स मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एनवायरमेंट बिल्कुल नॉर्मल और चेयरफुल है। डेयरी मैन क्रिक एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता है। बताता है कि जैक डॉलप नेम का एक आदमी एक विडो से शादी कर लेता है। उसका पर्पस लव नहीं था बल्कि विडो की इनकम थी, लेकिन शादी के बाद उसे पता चलता है कि मैरिज के बाद विडो की ईयरली जो पेंशन थी वो खत्म हो गई। अब जिस पैसे के लिए उसने शादी की थी वो पैसा ही नहीं रहा। नेचुरली दोनों की मैरिड लाइफ फाइट्स और डिसअपॉइंटमेंट से भर जाती है। अब पहली नजर में ये एक सिंपल विलेज गॉसिप लगती है, लेकिन हार्डी कभी भी ऐसे इंसिडेंट्स रैंडमली यूज नहीं करता। ये स्टोरी एक्चुअली टेस के फ्यूचर मैरिज का मिरर है। अब ब्रेकफास्ट टेबल पर सब लोग अपनी ओपिनियन देने लगते हैं। मिसेस क्रिक कहती हैं कि वो विडो के पहले ही सच बता देना चाहिए था। मैरियन भी इसी बात से एग्री करती है। इस भी कहती है कि ट्रूथ हाइड करना गलत बात है। रेटी कहती है अगर सच बताना था तो चर्च जाने से पहले बता देती। हार्डी यहाँ सिर्फ कैरेक्टर्स की ओपिनियन नहीं दिखा रहा, वो सोसाइटी का मॉरल जजमेंट प्रेजेंट कर रहा है। हर इंसान की एक ही बात कह रहा है, मैरिज ट्रस्ट पर बेस्ड होनी चाहिए। और इसी वक्त डेयरी मैन क्रिक टेस से पूछता है और तुम क्या कहती हो। ये सिंपल क्वेश्चन टेस के लिए बहुत पेनफुल बन जाता है। टेस आंसर रिवील्स हर माइंड। टेस आस्ते से कहती है आई थिंक शी ought to have told him the true state of things or else refused him। ये लाइन सिर्फ उस विडो के बारे में नहीं है, एक्चुअली टेस अपनी स्टोरी सुना रही होती है। उसके माइंड में कंटिन्यूअसली एक ही थॉट चल रहा है, अगर मैं एंजल से शादी करूं तो मुझे सबसे पहले उसे सच बताना चाहिए, और अगर मैं सच नहीं बता सकती तो मुझे मैरिज ही रिफ्यूज कर देनी चाहिए। यही टेस का मॉरल प्रिंसिपल है। बाकी सब लोग उस इंसिडेंट के बारे में हंस रहे होते हैं, उनके लिए ये एक फनी स्टोरी होती है, लेकिन टेस के लिए ये ट्रेजेडी है। हार्डी लिखता है कि जो बात दूसरों के लिए कॉमेडी थी वो टेस के लिए ट्रेजेडी थी। यहाँ हार्डी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करता है। हम अक्सर किसी और की स्टोरी को एंटरटेनमेंट समझकर डिस्कस करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि शायद वही कहानी किसी और की रियल लाइफ हो। इसी इमोशनल प्रेशर की वजह से टेस ब्रेकफास्ट छोड़कर रिवर के पास चली जाती है। रिवर के पास खड़ी टेस अपनी लाइफ के बारे में सोच रही होती है। वाटर प्लांट्स उसके सामने फ्लो कर रहे होते हैं। हार्डी के नॉवेल्स में रिवर सिर्फ रिवर नहीं होता, रिवर लाइफ का सिंबल है। जैसे रिवर कंटिन्यूसली फ्लो करता है वैसे ही टाइम भी किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे टेस रेडी हो या ना हो, उसकी लाइफ भी आगे बढ़ रही है। इसी वक्त एंजल वहां आ जाता है। वो फिर प्यार से टेस को कहता है माई वाइफ सून। अब नोटिस कीजिए एंजल फ्यूचर देख रहा है, उसके लिए मैरिज ऑलमोस्ट डिसाइडेड है, लेकिन टेस के लिए ये इम्पॉसिबल डिसीजन है। वो फौरन जवाब देती है फॉर योर सेक आई से नो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस कभी भी ये नहीं कहती कि आई डोंट लव यू, बल्कि वो रिपीटेडली कहती है मैं तुम्हारे लिए मना कर रही हूँ। ये उसकी रिफ्यूजल जो सेल्फिश नहीं है, सेल्फलेस है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है। एंजल सोचता है कि शायद टेस शर्मा रही है, उसे लगता है कि ये विलेज गर्ल्स की नेचुरल मॉडेस्टी है, लेकिन रीडर्स जानते हैं कि रियलिटी कुछ और है। इसको लिटरेचर में कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। रीडर्स ट्रूथ जानते हैं, एंजल नहीं जानता, इस वजह से रीडर्स कंटिन्यूसली टेंशन फील करते रहते हैं। इस इंसिडेंट के बाद हार्डी एक ब्यूटीफुल पैराग्राफ लिखता है। वो बताता है कि एंजल हर रोज टेस को डिफरेंट प्लेसेस पर प्रपोज करता रहता है, कभी मिल्किंग के वक्त, कभी बटर मेकिंग के वक्त, कभी चीज मेकिंग के वक्त, कभी पोल्ट्री के पास, कभी फील्ड्स में। हार्डी यहाँ एक सिंबॉलिक आइडिया प्रेजेंट करता है। ये प्रपोजल किसी लग्जरियस गार्डन या पैलेस में नहीं हो रहा, ये ऑर्डिनरी रूरल लाइफ के बीच हो रहा है। इससे हार्डी फार्मिंग लाइफ की ब्यूटी और सिंपलिसिटी को सेलिब्रेट करता है। और टेस का इनर कॉन्फ्लिक्ट और भी इंटेंस हो जाता है। हार्डी लिखते हैं कि एंजल का जो लव है वो इतना प्योर और प्रोटेक्टिव था कि टेस आहिस्ता आहिस्ता अपने जो रेजिस्टेंस है वो लूज करना स्टार्ट कर देती है। उसे लगता है कि शायद एंजल हर ट्रूथ एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं होती कि सब कुछ कन्फेस कर सके। एक सुबह बहुत जल्दी टेस एंजल को उठाती है। एंजल उसका रास्ता रोक लेता है और हल्का सा मजाक करता है। वो कहता है नाउ मिस फ्लर्ट। एंजल का ये वर्ड सीरियस इंसल्ट नहीं है, वो प्लेफुल मूड में बोल रहा है। फिर वो कहता है अब तुम्हें फाइनल डिसीजन लेना होगा। टेस फिर भी आंसर पोस्टपोन कर देती है। वो कहती है वेट टिल बाय एंड बाय, यानी मुझे थोड़ा और वक्त दो। बाद में टेस एंजल से कहती है रेटी मैरियन और इस मुझसे बेटर वाइफ्स बन सकती हैं। टेस सेक्रीफाइस करना चाहती है। वो चाहती है कि एंजल की लाइफ परफेक्ट हो जाए, उसके बदले उसकी अपनी हैप्पीनेस जो है वो सेक्रीफाइस हो जाए। ये टेस की सेल्फलेस नेचर को शो करता है। चैप्टर के एंड तक टेस रियलाइज कर लेती है कि वो ज्यादा देर तक मना नहीं कर सकेगी। वो एंजल से इतना लव करती होती है, उसका दिल उसकी बात मानना चाहता है, लेकिन उसका कॉन्शियस जो है वो उसे रोक रहा है। और 29 चैप्टर का ये सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। टेस लव इज आस्किंग हर टू से यस, बट हर कॉन्शियस इज फोर्सिंग हर टू से नो। और हार्डी से साइकोलॉजिकल बैटल को बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करता है। और यहीं पे चैप्टर जो है वो एंड होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट में एंजल और टेस मिल के कैन रेलवे स्टेशन ले जा रहे होते हैं। शाम का वक्त है, आसमान पर बादल है और आहिस्ता आहिस्ता बारिश स्टार्ट हो जाती है। हार्डी सिर्फ वेदर डिस्क्राइब नहीं करता, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, हार्डी सिर्फ वेदर डिस्क्राइब नहीं करता, वो एक टेक्निक यूज करता है जिसका
नेम है पैथेटिक फैलेसी, यानी नेचर फैक्टर्स के इमोशंस को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे जैसे टेस्ट के इमोशंस हैवी हो रहे हैं, जब बारिश तेज होती है तो एंजल एक सेल क्लॉथ निकालकर दोनों को उसके अंदर कवर कर लेता है। ये सिर्फ रोमांटिक सीन नहीं है, ये सिर्फ क्लॉथ प्रोटेक्शन का सिंबल है। एंजल जनरली चाहता है कि टेस्ट को हर तकलीफ से महफूज रखे। यहाँ हार्डी एक सटल आईनी क्रिएट करता है। एंजल बारिश से तो टेस्ट को बचा लेता है, लेकिन उसके पास से उसे नहीं बचा सकेगा। अब इस सफर के दौरान एंजल फिर बहुत सॉफ्टली कहता है, वेल डियर अबाउट दैट क्वेश्चन ऑफ माइंड। अब एंजल प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा, उसकी टोन काम और पेशेंट है। ये एंजल के सिंसियर लव को शो करती है। रास्ते में वो एक पुराने मेंशन के पास से गुजरते हैं। एंजल कैजुअली बताता है कि ये कभी डर्बलविल फैमिली की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। हार्डी ने ये सीन बहुत केयरफुली प्लेस किया है। जब भी टेस अपना सीक्रेट बताने वाली होती है, उसी वक्त डर्बलविल नेम सामने आ जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये हार्डी का डेलिब्रेट फॉरशैडोइंग है। स्टेशन पर मिल्क ट्रेन आती है, मिल्क लंदन भेज दिया जाता है। अब टेस डिसाइड करती है कि और डिले नहीं करेगी। वो एंजल से कहती है, आई हैव समथिंग टू टेल यू। ये वही मोमेंट है जिसका रीडर्स बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। फाइनली टेस ट्रूथ बताने वाली है। वो अपना चाइल्डहुड बताती है, मार्लेट का जिक्र करती है, स्कूल का जिक्र करती है, अपने फादर के बारे में बताती है और फिर रुक जाती है। उसके बाद वो कहती है, आई एम नॉट अ डर्बीफील्ड बट अ डर्बलविल। यही टेस की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो असल ट्रूथ बता ही नहीं पाती। व्हाई डजंट टेस टेल द रियल ट्रूथ? ये इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है और अक्सर पूछते हैं स्टूडेंट्स, अगर टेस सच बताना चाहती थी तो उसने बताया क्यों नहीं? आंसर ये, उस मोमेंट पर टेस के अंदर दो इमोशंस फाइट कर रहे थे। एक तरफ ऑनेस्टी, दूसरी तरफ फियर। उसे डर था अगर एंजल सब जान गया तो शायद वो उसे हमेशा के लिए खो देगी, इसलिए उसका इंस्टिंक्ट जो है वो उसे रोक देता है। हार्डी यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत रियलिस्टिकली प्रेजेंट करता है। कई बार हम सच बोलना चाहते हैं लेकिन फिर हमें रोक देता है। एंजल समझता है कि टेस का सीक्रेट सिर्फ उसकी इंसिस्ट्री थी, बल्कि वो और खुश हो जाता है। वो कहता है सोसाइटी तुम्हें और एक्सेप्ट करेगी। यहाँ हार्डी ड्रामेटिक आयरनी को ब्रिलियंटली यूज करता है। रीडर्स जानते हैं कि एंजल गलत समझ रहा है, लेकिन एंजल खुद अनअवेयर है। इसी वजह से सस्पेंस और भी इंटेंस हो जाता है। अब एंजल फिर सॉफ्टली कहता है, अब तो सीक्रेट खत्म हो गया, अब तुम मना क्यों कर रही हो? टेस समझ जाती है कि अब उसके पास और कोई एक्सक्यूज नहीं है। उसका लव उसके फियर से ज्यादा पावरफुल हो गया है। फिर एंजल कहता है, यू विल बी माइन फॉरएवर एंड एवर। और टेस फाइनली जवाब देती है, यस। ये सिर्फ एक एक्सेप्टेंस नहीं है, ये टेस का इमोशनल सरेंडर है। अब प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद टेस अचानक रोना स्टार्ट कर देती है। एंजल हैरान हो जाता है कि अगर टेस हैप्पी है तो फिर रो क्यों रही है? उसे लगता है कि उसने सच को छुपाकर एंजल के साथ ज्यादती की है, इसलिए वो कहती है, आई समटाइम विश आई हैड नेवर बीन बोर्न। ये नॉवल की सबसे हार्ट ब्रेकिंग लाइन्स में से है। ये डिप्रेशन है, ये एक्सट्रीम गिल्ट का एक्सप्रेशन है। उसे लगता है कि अगर वो पैदा ना होती तो एंजल भी हर्ट ना होता। चैप्टर के एंड में टेस पहली बार अपनी तरफ से एंजल को किस करती है। इस सीन का इमोशनल मीनिंग इंपॉर्टेंट है। अब तक एंजल ही अपना लव एक्सप्रेस करता था, लेकिन इस मोमेंट पर टेस भी ओपनली जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन आयरनी देखिए, जिस वक्त उनका लव कंप्लीट होता है उसी वक्त ट्रेजेडी की फाउंडेशन भी कंप्लीट हो चुकी होती है। अब चैप्टर के बिल्कुल एंड में एंजल को याद आता है कि उसने टेस को पहली बार मार्लेट के विलेज डांस में देखा था। उस वक्त उसने टेस के साथ डांस नहीं किया था। टेस हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, आई होप दैट इज ऑफ नो इल ओमेन फॉर अस नाउ। ये भी चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। अब चैप्टर 31 स्टार्ट होता है। इसके स्टार्ट में टेस को अपनी मदर जॉन रबीफील्ड का लेटर मिलता है। अब मैं थोड़ा सा पहले बता दूं, जब टेस ने यस कहा था एंजल को, तो उस वक्त उसने बात की थी कि वो अपनी मदर से बात करना चाहती है। तो उसने कहा था, हाँ कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस वक्त उसने अपनी मदर को लेटर लिखा था। अब उसकी मदर का जवाबी लेटर जो है वो आता है और उसकी मदर जवाब देती है। अब जो जवाब वो देती है वो सुनकर सबको शॉक लगने वाला है। मिसेस रबीफील्ड क्लियरली लिखती है, ऑन नो अकाउंट डू यू से अ वर्ड ऑफ योर बायगॉन ट्रबल टू हिम। यानी किसी भी सूरत अपना पास एंजल को मत बताना। ये एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर का लॉजिक सिंपल है। वो कहती है कि दुनिया की बहुत सी औरतें अपनी लाइफ के पेनफुल इंसिडेंट्स हस्बैंड को नहीं बताती, तो फिर टेस को भी सब कुछ कन्फेस करने की क्या जरूरत है? उसके नजदीक अगर मैरिज बच सकती है तो साइलेंस बेटर है। यहाँ हार्डी दो जनरेशंस का डिफरेंस दिखाता है। मदर प्रैक्टिकल वुमन है, उसके लिए सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। वो मॉरलिटी से ज्यादा फैमिली की सिक्योरिटी के बारे में सोचती है। लेकिन टेस बिल्कुल डिफरेंट है। उसके लिए मैरिज सिर्फ सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैरिज ट्रस्ट पर बेस्ड एक रिलेशनशिप है। लेटर पढ़ने के बाद टेस सोचती है, शायद मदर ठीक कह रही है, अगर मैं चुप रहूंगी तो शायद एंजल की हैप्पीनेस भी सेफ रहेगी। अब टेस ट्रूथ हाइड इसलिए नहीं कर रही कि वो डिसऑनेस्ट है, वो ट्रूथ हाइड इसलिए कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि ये एंजल की भलाई के लिए भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल डिफरेंस है। अब हार्डी लिखता है कि अक्टूबर के महीना टेस की लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल पीरियड बन जाता है। हार्डी कहता है कि टेस की हैप्पीनेस ऑलमोस्ट एक्सटेसी तक पहुंच जाती है। अब अपने फ्यूचर के ड्रीम्स देखने लगती है। उसके लिए एंजल सिर्फ फियांसी नहीं है, वो उसे गाइड, फिलोसोफर और आइडियल मैन समझने लगती है। हार्डी लिखता है कि टेस एंजल को ऑलमोस्ट सेंट की तरह देखती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्डी हमें सटली बता रहा है कि टेस एंजल को ह्यूमन बीइंग के तौर पर नहीं देखती, आइडियल मैन समझने लगी। और जब हम किसी इंसान को आइडियल बना देते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये भी फ्यूचर ट्रेजेडी की फॉरशैडोइंग टेक्निक ही है। अब हार्डी अक्टूबर की ब्यूटीफुल इवनिंग डिस्क्राइब करता है। एंजल और टेस पियर्स में वॉक करते हैं, स्ट्रीम्स के पास बैठे होते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं। ये सिर्फ रोमांटिक डिस्क्रिप्शन नहीं है। नेचर यहाँ एक टेम्पररी हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करती है। ऑटम का सीजन ब्यूटीफुल भी होता है और शॉर्ट
लिफ्ट भी। हार्डी इनडायरेक्टली हिंट देता है कि इनकी जो खुशी है वो भी एटम की तरह ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। एक दिन टेस एंजल से पूछती है, यू आर नॉट अशेम्ड ऑफ ओनिंग मी। विक्टोरियन सोसाइटी में एक मिल्कमेड का ओपनली एक्सेप्ट करना अनयूजुअल बात थी। एंजल फौरन जवाब देता है, ओह नो, बल्कि वो प्राउडली टेस के साथ सबके सामने वॉक करता है। इस सीन से एंजल का जो लिबरल कैरेक्टर है वो नजर आता है। वो क्लास डिफरेंस को इंपॉर्टेंस नहीं देता। एंजल फिर टेस को कहता है कि उसका डर्बरविल बैकग्राउंड एक्चुअली एक एडवांटेज बन सकता है। वो कहता है कि मेरी फैमिली तुम्हें और भी रिस्पेक्ट करेगी। ये फिर से ड्रामेटिक आयरनी है। एंजल जिस एंसेस्ट्री को ऑनर समझ रहा है, रीडर्स जानते हैं कि अब वही एंसेस्ट्री टेस की ट्रेजेडी की वजह भी बनेगी। एक दिन एंजल टेस की तारीफ करता है। वो कहता है, यू आर ट्रू, ऑनेस्ट, जस्ट, प्योर एंड लवली। ये वर्ड सुनते ही टेस का दिल जो है वो थोड़ा सा खौफजदा हो जाता है। उसे लगता है कि एंजल जिस टेस को देख रहा है वो असल टेस नहीं है, इसलिए वो अचानक कहती है, आई एम नॉट वर्दी ऑफ यू। ये सेंटेंस पूरे फेज 4 में बार बार रिपीट होता है। ये टेस का परमानेंट गिल्ट बन चुका है। इसी कन्वर्सेशन में टेस सडनली पूछती है, व्हाई डिड नॉट यू स्टे एंड लव मी व्हेन आई वाज 16। ये बहुत इमोशनल मोमेंट है। अगर एंजल उस वक्त टेस की लाइफ में आ जाता तो शायद एलेक कभी भी उसकी लाइफ में ना आता। यानी वो रिग्रेट कर रही होती है। अब एंजल प्रैक्टिकल बात करता है। वो कहता है, अब वेडिंग डेट डिसाइड करते हैं, लेकिन टेस डिले करती रहती है क्योंकि एंगेजमेंट उसे सेफ लगती है। मैरिज के बाद ट्रूथ छुपाना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए वो सब कॉन्शियसली डेट पोस्टपोन करना चाहती है। इसी दौरान डेरीमैन क्रिक उन दोनों को एक साथ देख लेता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नाराज नहीं होता, बहुत खुश होता है। टेस एक जेंटलमैन फार्मर की परफेक्ट वाइफ बनेगी। ये टेस के कैरेक्टर की सोशल रिकॉग्निशन थी। सब लोग उसकी ऑनेस्टी और कैपेबिलिटी को अप्रिशिएट करते थे। चैप्टर का सबसे इमोशनल सीन अब आता है। रात को बेडरूम में मैरियन, इज और रेटी रेस के पास आती हैं। वो उसे घेर लेती हैं। वो कहती हैं, हम तुमसे नफरत करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं सकती। रेटी कहती है, आई वांट टू हेट यू बट आई कैन नॉट। अब कितनी ब्यूटीफुल सी लाइन है। हार्डी फीमेल फ्रेंडशिप को जेलसी से ऊपर दिखाता है। ये गर्ल्स एंजल से लव करती हैं, फिर भी टेस को ब्लेम नहीं करती। टेस फील्स इवन मोर गिल्टी। जब मिल्कमेड्स कहती हैं तुम ही उसके लिए बेस्ट हो, तो टेस और भी जोर से रोने लगती है। वो कहती है, ही ऑट टू हैव हैड वन ऑफ यू। ये लाइन दिखाती है कि टेस की सेल्फ स्टीम ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। वो जेन्युइनली बिलीव करती है कि दुनिया की हर लड़की एंजल के लिए उससे बेटर है। अब चैप्टर के बिल्कुल एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। मिल्कमेड्स की ऑनेस्टी और एंजल की गुडनेस देखकर टेस डिसाइड करती है, अब मैं एंजल को सब कुछ सच बता दूंगी, चाहे मदर जो है वो नाराज हो जाए, चाहे एंजल मुझे रिजेक्ट कर दे, लेकिन मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। ये 31st चैप्टर का टर्निंग पॉइंट है। टेस फाइनली मॉरली डिसाइड कर लेती है कि ट्रूथ ही बेस्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर चैप्टर एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट होते ही फिर हम देखते हैं कि टेस फिर से एक इमोशनल कंफ्यूजन में फंस जाती है। वो सच बोलना चाहती भी है लेकिन जुक होने से भी डरती है। इस इनर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वेडिंग डेट बार बार डिले होती रहती है। तो चैप्टर के स्टार्ट में हार्डी एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करता है। वो कहता है कि टेस को एंगेजमेंट की लाइफ इतनी पसंद आ गई थी कि वो चाहती थी कि पीरियड खत्म ही ना हो। अब एंगेजमेंट के दौरान उसके पास एक मौका होता है कि वो सच बता दे। मैरिज के बाद सीक्रेट और भी डेंजरस बन जाएगा। हार्डी फिर नवंबर की फील्ड्स का बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन देता है। मॉर्निंग सनलाइट में स्पाइडर वेब्स जो हैं वो चमक रहे होते हैं। छोटे छोटे इंसेक्ट्स रोशनी में चमकते हैं और फिर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। ये इंसेक्ट्स टेस की हैप्पीनेस की तरह है, एक लम्हे के लिए रोशन और फिर अंधेरे में खो जाने वाले। अब फिर वो वॉक कर रहे होते हैं और हर वॉक के दौरान एंजल एक ही सवाल करता है, वेडिंग कब होगी। वो पेशेंटली वेट कर रहा है। उसे लगता है कि टेस सिर्फ शर्म की वजह से डिले कर रही है। अब फिर एक शाम दोनों वैली के ऊपर खड़े होते हैं। नीचे रिवर्स और स्ट्रीम्स की आवाज आ रही होती है। टेस कहती है, ऐसे लगता है जैसे हजारों लोग एक साथ बात कर रहे हो, कोई रो रहा हो, कोई दुआ कर रहा हो और कोई झगड़ा कर रहा हो। अब ये टेस की इमेजिनेशन है, लेकिन ये उसके अपने इमोशंस का रिफ्लेक्शन भी है। उसके अंदर भी एक साथ बहुत सी फीलिंग्स चल रही हैं, होप भी है, फियर भी, लव भी, गिल्ट भी। नेचर उसके इनर वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट कर रही है। इसी वक्त के दौरान एंजल बताता है कि डेयरी मैन क्रिक ने कहा है वो विंटर आ रहा है, काउस ड्राई हो रही हैं, इसलिए डेयरी को अब इतनी मिल्क मेड्स की जरूरत नहीं होगी। ये न्यूज टेस को शॉक देती है। वो फौरन कहती है, सो आई एम नॉट वांटेड हियर एनीमोर। अब टेस की लाइफ में ये पहली बार नहीं हुआ। उसे बार बार सोसाइटी रिजेक्ट करती रही है, इसलिए नॉट वांटेड का फ्रेज उसके लिए सिर्फ जॉब का इशू नहीं है, ये उसकी पूरी आइडेंटिटी को हर्ट करता है। एंजल समझाता है, मैं खुश हुआ था जब क्रिक ने ये बात कही क्योंकि अब तुम मेरे साथ चल सकोगी। एंजल के लिए ये कन्वीनियंस है, लेकिन टेस के लिए हर सेपरेशन पेनफुल होता है। वो कहती है, इट इज ऑलवेज मोर्नफुल टू बी वांटेड। ये सेंटेंस हार्डी के नॉवल की बहुत मीनिंगफुल लाइंस में से एक है। इंसान को सिर्फ रोजी की ही नहीं अपनी इंपॉर्टेंस की भी जरूरत होती है। एंजल फिर कहता है, हम हमेशा ऐसे एंगेज नहीं रह सकते। अब टेस रियलाइज करती है कि अब और डिले पॉसिबल नहीं है। इमोशनली वो भी एंजल से दूर नहीं रह सकती, इसलिए वो कहती है, एंजल आई विल फिक्स द डे। और फाइनली वेडिंग डेट डिसाइड हो जाती है 31 दिसंबर, न्यू ईयर्स ईव। हार्डी ने न्यू ईयर्स ईव रैंडमली चूज नहीं की। न्यू ईयर यूजुअली न्यू बिगनिंग का सिंबल होता है, लेकिन हार्डी के नॉवल में ये न्यू बिगनिंग भी है और हिडन ट्रेजेडी की बिगनिंग भी। जब डेयरीमैन क्रिक और मिसेस क्रिक को पता चलता है कि दोनों बहुत खुश होते हैं। मिसेस क्रिक कहती है, मैंने पहले दिन ही सोच लिया था कि टेस किसी ऑर्डिनरी आदमी के लिए बनी ही नहीं है। हार्डी बार बार दिखाता है कि ऑर्डिनरी लोग टेस की गुडनेस को पहचान लेते हैं। वेडिंग डेट डिसाइड होने के बाद वो अपने मदर को एक और लेटर लिखती है। इस बार भी एडवाइस मांगती है। तो ये दिखाता है कि वो इमोशनली कितनी
कितनी कंफ्यूज है, उसे अपने डिसीजंस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन इस लेटर का कोई जवाब नहीं आता। हार्डी यहाँ टेस को बिल्कुल अकेला छोड़ देता है। अब उसे अपना डिसीजन खुद लेना होगा। अब हार्डी जो है वो एंजल के कैरेक्टर का भी एनालिसिस करता है। वो कहता है एंजल सिंसियरली टेस से लव करता है, लेकिन उसका लव आइडियलिस्टिक है। वो टेस को एक परफेक्ट विलेज गर्ल समझता है। उसने अभी तक टेस की रियल लाइफ के कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखी। यानी एंजल का जो लव है वो जेन्युइन है, लेकिन रियलिटी से थोड़ा डिस्कनेक्टेड भी है। ये पॉइंट फ्यूचर ट्रेजेडी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजल बताता है कि शादी के बाद वो कुछ दिन वेलब्रिज में रहेंगे, फिर फ्यूचर फार्म देखेंगे और बाद में अपने पेरेंट्स से मिलेंगे। ये सुनकर टेस भी एंग्शियस हो जाती है। उसे लगता है जितना वो एंजल की फैमिली के करीब जाएगी उतना ही उसका सीक्रेट एक्सपोज होने का डेंजर बढ़ेगा। एक संडे इस जो है वो अचानक टेस को याद दिलाती है शादी से पहले चर्च में 3 संडेज तक बैंस अनाउंस होते हैं। अब टेस का रंग उड़ जाता है। अब पहले आपको बता दूं कि ये बैंस क्या होते हैं। ये पब्लिक अनाउंसमेंट्स होती हैं जिसमें आपको शादी से पहले 3 दफा जाके वहां पे अनाउंसमेंट करवानी होती है और प्रीस्ट जो है वो अनाउंसमेंट करता है कि इन दोनों की शादी होने वाली है। तो अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो बता दे। अब टेस को लगता है कि शायद ये एंजल जो है ये फॉर्मेलिटीज भूल गया है और अगर डिले हुआ तो कहीं मैरिज पोस्टपोन ना हो जाए। अब वही टेस्ट पहले डेट डिले कर रही थी, अब मैरिज पोस्टपोन होने से डर रही है। ये उसका इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को शो करता है। एंजल बताता है कि उसने बैंस की जगह स्पेशल लाइसेंस अरेंज कर लिया है, यानी पब्लिक अनाउंसमेंट की अब जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर टेस रिलीफ फील करती है। क्योंकि उसकी सबकॉन्शियस में एक और फियर था। उसे लगता था कि कहीं चर्च में कोई उसके पास का जिक्र करके मैरिज रोक ना दे। जब लाइसेंस का पता चलता है तो वो सुकून का सांस लेती है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आती है। अब सोचती है शायद इतनी सारी गुड लक के बाद फ्यूचर में मुझे कोई बैड पनिशमेंट मिले। ये टेस का फैटलिस्टिक नेचर है। उसे लगता है कि डेस्टिनी कभी किसी को इतनी आसानी से खुश नहीं रहने देती। कुछ दिन बाद लंदन से पैकेजेस आते हैं। एंजल ने सीक्रेटली टेस के लिए वेडिंग क्लॉथ्स खरीदे होते हैं, ड्रेस, शूज, ग्लव्स, हैंडकरचीफ, सब कुछ। टेस इमोशनल हो जाती है। वो कहती है हाउ थॉटफुल यू हैव बीन। उसे लगता है कि दुनिया में एंजल से ज्यादा केयरिंग इंसान कोई नहीं। अब चैप्टर के लास्ट सीन बहुत सिंबॉलिक है। टेस अकेली रूम में वेडिंग ड्रेस पहनकर मिरर के सामने खड़ी होती है। उसी वक्त उसे अपने मदर का एक पुराना बैलेड याद आता है। उस बैलेड में एक मैजिकल ड्रेस का जिक्र होता है जो उस औरत पर सूट नहीं करता जिसने अपनी लाइफ में कोई मॉरल मिस्टेक की हो। उसे डर लगता है कि कहीं ये व्हाइट ड्रेस भी उसके हिडन पास्ट को एक्सपोज न कर दे। व्हाइट कलर इनोसेंस का सिंबल होता है और टेस को लगता है कि शायद कि वो इस इनोसेंस के हकदार नहीं है। इसी थॉट के साथ चैप्टर एंड होता है। अब चैप्टर 33 स्टार्ट होता है। तो एंजल डिसाइड करता है कि वेडिंग से पहले वो टेस के साथ एक पूरा दिन स्पेंड करेगा। दोनों नियर बाय टाउन शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। ये उनकी अनमैरिड लाइफ का लास्ट डे है, इसलिए एंजल चाहता है कि ये एक दिन हमेशा के लिए एक ब्यूटीफुल मेमोरी बन जाए। हार्डी क्रिसमस ईव की सेटिंग चूज करता है। हर तरफ सेलिब्रेशन है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं और टाउन फेस्टिव एटमॉस्फेयर से भरा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स हार्डी की नॉवेल्स में आउटवर्ड हैप्पीनेस अक्सर इनर ट्रेजेडी को हाइड करती हैं। रीडर्स फील करते हैं कि इस खुशी के पीछे कोई बड़ा स्टॉर्म आने वाला है। मार्केट में लोग बार बार टेस की तरफ देखते हैं। हार्डी भी रिमाइंड करवाता है कि टेस की ब्यूटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन नॉवल में ये ब्यूटी ब्लेसिंग से ज्यादा कर्स बन चुकी है। इसी ब्यूटी की वजह से एलेक उसकी लाइफ में आया था और अब भी स्ट्रेंजर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ हार्डी ये दिखाता है कि सोसाइटी अक्सर किसी इंसान को उसके अपीयरेंस से जज करती है, उसके कैरेक्टर से नहीं। जब शाम को दोनों इनके बाहर खड़े होते हैं तो 2 आदमी गुजरते हैं। एक आदमी टेस को देखकर कहता है आई कामली मेड दैट बट अनलेस आई मेक अ ग्रेट मिस्टेक। वो अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। ये आदमी टेस को पहचान लेता है। शायद उसने टेंट्रिच में उसके बारे में कोई सुना था। जेनी टेस का पास फिर उसके सामने आ खड़ा होता है। हार्डी हमें ये मैसेज देता है कि पास कैन नेवर बी एस्केप्ड। एंजल ये बात सुन लेता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उस आदमी को पंच मार देता है। ये सीन एंजल की प्रोटेक्टिव नेचर को शो करता है। वो टेस की इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन यहाँ एक पावरफुल ड्रामेटिक आईनी है। एंजल जिस ऑनर को डिफेंड कर रहा है उसके बारे में उसे पूरा ट्रूथ ही नहीं पता। बाद में वो आदमी अपने दोस्त से कहता है नॉट अ बिट ऑफ इट बट आई डिड नॉट वांट टू हर्ट द जेंटलमैन्स फीलिंग। यानी उसे सिर्फ फाइट अवॉइड करने के लिए झूठ बोला था। रीडर समझ जाते हैं कि टेस का सीक्रेट अब भी दुनिया में जिंदा है। इस इंसिडेंट के बाद टेस सडनली पूछती है कुड वी पुट ऑफ और वेडिंग टिल अ लिटिल लेटर। टेस का दिल उसे वार्निंग दे रहा है। उसे लगता है कि शायद ये इंसिडेंट एक साइन है कि उसे पहले सच बता देना चाहिए, लेकिन एंजल उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। वो समझता है कि टेस सिर्फ उस स्ट्रेंजर के बिहेवियर की वजह से अपसेट है। यहाँ दोनों एक ही कन्वर्सेशन में हैं, लेकिन दोनों के माइंड्स बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं। उस रात टेस को एंजल के रूम से आवाज आती है। वो भागकर पूछती है कि क्या हुआ। एंजल हंसते हुए बताता है आई ड्रीम्ड दैट आई वाज फाइटिंग दैट फेलो अगेन। हार्डी ड्रीम्स को सिंबलिज्म के लिए यूज करता है। एंजल का सबकॉन्शियस टेस को परफेक्ट करना चाहता है, लेकिन रियल डेंजर वो स्ट्रेंजर नहीं, रियल डेंजर टेस का हिडन ट्रूथ है। इसी रात टेस फाइनल डिसीजन लेती है। फेस टू फेस कन्फेशन उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए वो एक डिटेल्ड लेटर लिखती है जिसमें एलेक के साथ जो कुछ हुआ सब ऑनेस्टली लिख देती है। अब हार्डली रिपीटेडली दिखाता है कि टेस कई बार कन्फेशन करना चाहती है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस उसका साथ नहीं देते। रात को टेस चुपके से लेटर एंजल के रूम के डोर के नीचे स्लाइड कर देती है। उसे लगता है कि सुबह एंजल सब कुछ जान जाएगा, लेकिन हार्डी ट्रेजेडी क्रिएट करता है। एक छोटे से कोइंसिडेंस से लेटर जो है वो अंदर जाने के बजाय कारपेट के नीचे अटक जाता है। एंजल उसे देखता ही नहीं। ये हार्डी की फिलॉसफी
हिस्ट्री ऑफ चांस का सबसे फेमस एग्जांपल है। सिर्फ एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से पूरी जिंदगी जो है वो बदल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग टेस एंजल का बिहेवियर ऑब्जर्व करती है। एंजल बिल्कुल नॉर्मल है, वो प्यार से बात करता है, स्माइल करता है। टेस सोचती है कि शायद एंजल ने लेटर पढ़ लिया है और उसे फॉरगिव भी कर दिया। वेडिंग के दिन टेस एक बार एंजल के रूम में जाती है, वहाँ उसकी नजर कारपेट के नीचे पड़ती है। लेटर बिल्कुल वैसे ही पड़ा होता है, सील भी नहीं टूटी होती। ये चैप्टर का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है। टेस रियलाइज करती है कि उसकी कन्फेशन अभी एंजल तक पहुंचा ही नहीं, वो वही लेटर फाड़ देती है। उसे लगता है कि अब शायद डेस्टिनी ही नहीं चाहती कि एंजल सच जाने। अब भी टेस के पास एक चांस होता है, वो एंजल से कहती है आई एम सो एंशियस टू टॉक टू यू, आई वांट टू कन्फेस ऑल माय फॉल्ट्स एंड ब्लंडर्स। लेकिन एंजल मुस्कुराकर जवाब देता है नॉट टुडे, वी शैल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम हियर आफ्टर। एंजल अननोविंगली अपनी ट्रेजेडी का रास्ता बना रहा है। अगर वो उस वक्त टेस की बात सुन लेता, शायद आगे की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट होती। अब दोनों चर्च जाते हैं और मैरिज लाइसेंस की वजह से सेरेमनी बहुत सिंपल होती है। जब टेस वोज लेती है उस वक्त उसके दिल में सिर्फ एंजल के लिए कंप्लीट डिवोशन होती है। हार्डी लिखता है कि टेस का प्यार इतना सिंसियर है कि उसके लिए दुनिया में एंजल से इम्पोर्टेंट तो कोई भी नहीं है। लेकिन उसी वक्त उसके दिल में गिल्ट भी आ जाता है। चर्च से वापस आते वक्त टेस को कैरेज देखकर अजीब फीलिंग आती है। जब टेस डेरी छोड़ती है तो एंजल से रिक्वेस्ट करती है विल डू किस सेम ऑल वंस पुअर थिंग फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। एंजल इनोसेंस से रेटी मैरियन और इसको गुड बाय किस देता है, लेकिन उस किस से उन तीनों को इमोशनल पेन और भी गहरा हो जाता है। ये सीन टेस की काइंडनेस और सेल्फलेसनेस को भी शो करता है। वो अपनी खुशी में भी दूसरों का दर्द जो है वो नहीं भूलती। जैसे ही कैरेज चलने लगती है, एक व्हाइट कॉक आफ्टरनून में क्रो करता है। वेरी सुपरस्टिशन के मुताबिक आफ्टरनून क्रो जो है वो बैड ओमेन माना जाता है। मिसेस क्रिक इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन रीडर्स समझ चुके होते हैं और यहीं पे चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। दिस चैप्टर प्रूव्स दैट इन हार्डीज नॉवेल्स ह्यूमन इंटेंशंस आर ऑफन डिफीटेड बाय चांस एंड डेस्टिनी। सो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। अब वेडिंग के बाद एंजल और टेस बेलब्रिज फार्म हाउस पहुंचते हैं। एंजल मजाक में कहता है वेलकम टू वन ऑफ योर एंसेस्ट्रल मेंशंस। एंजल को लगता है कि टेस का नोबल लीनेज उसके लिए ऑनर की बात है, लेकिन हार्डी फिर से ड्रामेटिक आयरनी क्रिएट करता है। जब दोनों फार्म हाउस के अंदर जाते हैं तो टेस अचानक रुक जाती है। दीवार पर डर्बरविल फैमिली की दो पुरानी औरतों की पोर्ट्रेट्स लगी होती हैं। उनके चेहरे क्रूअल और फ्राइटनिंग हैं और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उन पोर्ट्रेट्स में टेस की शक्ल की झलक नजर आती है। ये पोर्ट्रेट सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, ये टेस के पास और डर्बरविल कर्स का सिंबल है। हार्डी ये सजेस्ट करता है कि चाहे टेस कितनी भी दूर भाग ले, उसका पास उसके साथ ही चल रहा है। एंजल एटमॉस्फेयर को लाइट रखना चाहता है। वो टेस के साथ एक ही बेसन में हाथ धोता है और प्यार से कहता है विच आर माई फिंगर्स एंड विच आर योर्स। टेस मुस्कुरा कर जवाब देती है they are all yours। ये डायलॉग उनके इमोशनल यूनियन को शो करता है। चाय के वक्त एंजल चुपचाप टेस को देखता रहता है और दिल में सोचता है what I am in worldly state, she is what I become, she must become। ये लाइन एंजल के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करती है। उसे लगता है कि अब टेस की पूरी जिंदगी उसके डिसीजन से जुड़ी हुई है। वो सिंसियरली उसका ख्याल रखना चाहता है, लेकिन आयरनी ये है कि अभी तक उसे टेस की रियल स्ट्रगल का पता ही नहीं है। शाम को एंजल के पेरेंट्स की तरफ से एक पार्सल आता है, उसमें फैमिली डायमंड्स होते हैं। एंजल खुशी से कहता है टेस उन्हें पहन कर देखे। पहले टेस हेजिटेट करती है, फिर ज्वेलरी पहन लेती है। एंजल उसे देखकर हैरान रह जाता है और कहता है माय हेवंस हाउ ब्यूटीफुल यू आर। जहाँ हार्डी सोशल क्लास पर कमेंट करता है एक ही टेस्ट है, लेकिन एक्सपेंसिव ज्वेलरी उसकी अपीयरेंस को सोसाइटी की नजर में कम्प्लीटली चेंज कर देती है। हार्डी दिखाता है कि सोसाइटी अपीयरेंस को रियलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। अब ज्वेलरी पहनने के बावजूद टेस्ट खुश नहीं होती। उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात चाह रही होती है क्या मैं इस रिस्पेक्ट की हकदार हूँ। उसे लगता है कि वो एंजल को धोखा दे रही है। यहाँ गिल्ट अपनी पीक पर पहुंच चुका है। इसी दौरान जोनाथन लगेज लेकर आता है और एक शॉकिंग न्यूज देता है रेटी ने सुसाइड करने की कोशिश की। मैरियन पहली बार जिंदगी में इतनी शराब पी लेती है कि बेहोश हो जाती है। सिर्फ इस खामोश है, लेकिन वो भी इमोशनल पेन में है। अब ये सीन बहुत इमोशनल है। तीनों मिल्क मेड्स एंजल से लव करती होती हैं। अब टेस उनकी जगह एंजल की वाइफ बन चुकी है। हार्डी दिखाता है कि लव सिर्फ टेस के लिए ट्रेजेडी नहीं बना, हर कैरेक्टर किसी न किसी फॉर्म में सफर कर रहा है। ये न्यूज सुनकर टेस सोचती है ये लड़कियां इनोसेंट थी फिर भी सफर कर रही हैं और मैं जो सच छुपा रही हूँ खुश कैसे रह सकती हूँ। इसी मोमेंट पर वो फाइनल डिसीजन लेती है, आज ही सब कुछ बता देगी। इसी वक्त एंजल खुद कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। वो कहता है आई वॉन्ट टू मेक कन्फेशंस टू यू लव। हार्डी यहाँ पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। दोनों कन्फेशन करना चाहते हैं, लेकिन दोनों की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल डिफरेंट है। एंजल अपनी यूथ की एक मिस्टेक बताता है। वो कन्फेस करता है कि लंदन में एक बार उसका एक इमोरल रिलेशनशिप हुआ था, लेकिन वो कहता है आई हैव नेवर रिपीटेड द ऑफेंस और फिर पूछता है डू यू फॉरगिव मी। टेस बगैर एक सेकंड सोचे उसके हाथ दबा देती है। वो कहती है कि उसने एंजल को माफ कर दिया। यहाँ टेस का कैरेक्टर और भी नोबल लगता है। वो पास्ट को देखने की बजाय प्रेजेंट को इंपॉर्टेंस देती है। उसके लिए एंजल का ऑनेस्टी से कन्फेस करना ही काफी है। और अब टेस खुशी से कहती है आई हैव अ कन्फेशन टू। उसे लगता है कि अगर एंजल की मिस्टेक माफ हो सकती है तो उसकी भी हो जाएगी, और यही टेस की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो समझते हैं कि एंजल भी उसी की तरह जज करेगा, लेकिन रीडर्स ग्रेजुअली रियलाइज करते हैं कि एंजल के स्टैंडर्ड्स मैन और वुमेन के लिए इक्वल नहीं है। ये विक्टोरियन सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स को शो करता है। हार्डी चैप्टर के एंड बहुत ड्रामेटिक बनाता है। टेस एंजल के पास बैठती है, उसका हाथ पकड़ती है और आहिस्ता आहिस्ता एलेक डबरविल के साथ अपनी पूरी स्टोरी सुनाना शुरू करती है। हार्डी यही चैप्टर एंड करता है। रीडर सस्पेंस में रह जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है क्या एंजल टेस को भी वैसे ही फॉरगिव करे जैसे उस टेस ने उसे किया था। इस जवाब पर नॉवल का फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है।
करता है और यही हमारा जो फेज 4 है वो एंड होता है। एंड स्टूडेंट्स, चैप्टर 34 is one of the most important chapters for university exams because it exposes the central conflict of the novel. Hardy contrasts Angel's confession with Tess's confession to criticize Victorian morality. Angel expects forgiveness for his own mistake and Tess generously grants it. However, the chapter prepares readers for the painful irony that society and Angel himself doesn't judge men and women by the same moral standards. This contrast becomes the foundation of the tragedy that follows in the next chapter. So I will see you in the next chapter. Till then, keep studying. Allah Hafiz.